और वेरी स्पेशल गुड इवनिंग डियर लवली फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 में जो होने वाला है और जो कि आप सभी का एग्जाम है 31 तारीख को, उसके लिए मोस्ट वीवीआई और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। जो कि आपको एग्जाम तो होना था 10 तारीख को ही, लेकिन इसको जो है कैंसिल करके 31 तारीख कर दिया गया है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, तो टाइम जो है आपको तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मिल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिशें और क्लासेस जो है बहुत पसंद आएंगी। ये है आपका सिलेबस। ये क्या है? तो ये आपका सिलेबस है, टोटल का टोटल ये आपका सिलेबस है। क्या है? ये आपका टोटल का टोटल सिलेबस है। इसे आप लोग कभी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो भी क्लास चलेगा, जो भी पीडीएफ होगा, इंपॉर्टेंट नोटिस होगा, उन सभी को जो है मैं टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूं। तो इसलिए जो है आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये आज का ये क्लास वीडियोज सेशन जो भी कहिए वो पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा एक बार, ताकि सभी स्टूडेंट जो है जुड़ जाएंगे। तो सभी को जोड़ दीजिएगा एक बार। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। ताप का जो है, ताप का ऐसा यूनिट, सबसे पहला बउआ वाला क्वेश्चन है। क्या है? बउआ वाला क्वेश्चन हम लेके आए हैं। क्या है? बउआ वाला क्वेश्चन आज जो है हम लेके आए हैं। सबसे एकदम लो लेवल से क्वेश्चन को उठाए हैं और हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे। तो ताप का जो है ऐसा मात्रक बताइएगा। केल्विन हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। तो ताप का ऐसा मात्रक आपको पता ही है कि क्या होता है। ताप को किस चीज़ में हम लोग मापते हैं? तो केल्विन में मापते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर टिक कर रहे हैं डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, और अगला क्वेश्चन ध्यान देने वाली है और इस पे ध्यान दीजिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न में से किस समूह की सभी राशियां जो है सदिश राशि सदिश हैं? बताइए तो निम्न में से कौन से ऐसा कौन, ये तीनों कौन सा ऐसा समूह है जिसकी सभी राशियां जो है सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ए में कह रहा है संवेग जो है वेक्टर क्वांटिटी है, त्वरण वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके बाद फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत धारा जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, बी में ये कह रहा है। और सी में कह रहा है विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। और डी में कह रहा है उपरोक्त में से सभी जो है वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जितना भी है संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी जो है वेक्टर क्वांटिटीज है। इसके पास जो है परिणाम और दिशा क्या है? इसके पास, ये चारों के पास जो है परिमाण और दिशा जो है ये दोनों है। क्या है? परिमाण और दिशा जो है ये दोनों है इसके पास, इसलिए ये सभी जो है वेक्टर क्वांटिटीज है। जिसके पास परिमाण और दिशा नहीं होती है वो अदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये कोशिशें और क्वेश्चंस जो है बहुत पसंद आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश राशियां हैं? ऐसा कौन सा, ये चारों में से एक ऑप्शन है जो कि मतलब सभी का जो है सदिश यानी अदिश राशियां है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे ए में कर रहा है चाल जो है समय, स्पीड यानी टाइम, स्पीड, वेट, उसके बाद टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, और ये जो है अदिश राशियां हैं यानी स्केलर क्वांटिटीज है। आयतन, घनत्व, कार्य जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज है। और डी में करा उपरोक्त में से सभी जो हैं ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ऐसा कौन सा है जो कि ये सभी जो हैं स्केलर क्वांटिटीज हैं, है ना। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th 11th से। तो ये सभी जो है समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। इनके पास परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। परिमाण है, परिमाण है, इस सभी के पास जो है परिमाण है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। आप कहिएगा जैसे
जैसे मान के चलिए यहाँ पे आयतन आप बोलिएगा 1 केजी चावल, क्या 1 केजी चावल आप जो है दुकानदार के पास जाइएगा और उसके पास बोलिएगा कि 1 केजी चावल जो है आप हमको उत्तर की दिशा में दे दीजिए, उत्तर की दिशा में जो है आप हमको 1 केजी चावल दे दीजिए। दुकान वाला ससुरा क्या बोलेगा कि ससुरा पगला गया है, भाग यहाँ से, नहीं मिलेगा तुमको चावल। तो ऐसा होता है, ठीक है। आपको क्या बोलना पड़ेगा कि 1 केजी चावल जो है हमको आप दीजिए, इसके पास परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है ये सभी के पास परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का है 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर आप लोग बता होगा, आप लोग 12th में पढ़े होंगे 1 प्रकाश बराबर कितना होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो है कितना होता है, ये चीज़ आप लोग 12th में पढ़े होंगे। ए में करा है 9.46 गुने 9.46 गुने 1015 मीटर। बी में करा है 9.46 गुने 1012 किलोमीटर। सी में करा है 9.46 गुने 109 मीटर यानी 109 मीटर। और डी में करा है ए और बी जो है दोनों राइट आंसर है। तो बताइए तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपको 9 कितना हो जाएगा 9.46 गुने, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ना, 10 पे पावर 15 मीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इतना तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये पावर है ना, ये पावर है, सॉरी ये पावर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को जब तक। तो यहाँ पे जो कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोग और देखते रहिएगा। तो एक बार मैं, हाँ तो ये जो है ये पावर ही है दोस्तों, ये सभी जो है 10 पे पावर 15 है, 10 पे पावर 15 है, 10 पे पावर 12 है और 10 पे पावर जो है 9 है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पावर में ही। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पता ना, 9.46 गुने 10 टू दी पावर 15 है ना, 10 टू दी पावर जो है 15 कितना 15 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 15, 10 टू दी पावर 15 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा जड़त्व का गुण है, बताइए तो जड़त्व का गुण क्या होता है। जड़त्व इनर्शिया में जो गुण होता है वो क्या होता है। प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में इनर्शिया होता है, उसके बाद किसी वस्तु में नहीं होता है और केवल गतिशील वस्तु में होता है। बताइए तो इनर्शिया का क्या गुण है। इनर्शिया का गुण, कोई भी आदमी का गुण और अवगुण से उसको पहचाना जाता है, उसी तरीके से जो है इनर्शिया यानी जड़त्व को जो है एक जड़त्व का एक गुण होता है जिसके वजह से उसकी पहचान होती है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को देना है, जड़त्व का गुण क्या होता है। तो जड़त्व का जो गुण होता है डियर लवली फ्रेंड्स, ये क्या होता है जड़त्व का गुण। जड़त्व का जो गुण होता है, सॉरी माय डियर लवली फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। क्या ए और बी, इसका मान जो है कभी कभी इतना भी होता है और इतना भी होता है, 10 पे पावर 15 भी लिया जाता है और 10 पे पावर 12 भी लिया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जड़त्व का गुण बताइएगा आप लोग। तो जड़त्व का जो गुण होता है ये होता है, ये प्रत्येक वस्तु में जड़त्व पाया जाता है, इनर्शिया होता है, ठीक है। ध्यान रखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें इनर्शिया जरूर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कौन है वर्क का ऐसा यूनिट क्या है। वर्क का ऐसा यूनिट बताइएगा आप लोग। वर्क यानी कि कार्य का ऐसा ऐसा मात्रक जो होता है ये क्या होता है। जूल होता है, कैलोरी होता है, केल्विन होता है, हॉर्स पावर होता है। बताइए तो वर्क का ऐसा यूनिट बताइएगा। तो वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है डियर लवली फ्रेंड्स ये होता है जूल होता है। वर्क को आप लोग किस चीज़ में मापते आ रहे हैं। वर्क को आप लोग मापते किस चीज़ में आ रहे हैं दोस्तों। वर्क को जो आप लोग मापते आ रहे हैं, वर्क को जो मापते आ रहे हैं आप लोग जूल में मापते हैं ना। जूल में आप लोग मापते हैं, कहते हैं ना कि इतना जूल कार्य हुआ, 10 जूल कार्य हुआ, इस तरीके से आप लोग मापते हैं और लिखते भी हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। बताइए तो 776 वाट होता है, 746 वाट होता है, 11,000 वोल्ट के बराबर होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है दोस्तों ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है रॉन्ग आंसर है दोस्तों, ये सभी इसका रॉन्ग आंसर है, इसमें से कोई नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अश्व शक्ति, यही है, सॉरी
9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है न्यूटन की किस गति नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बताइए तो न्यूटन के कौन से लॉ के मुताबिक जो है बल का व्यंजक जो है प्राप्त होता है। प्रथम लॉ से यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, और इनमें से कोई नहीं, इनमें किसी से भी नहीं होती है। तो बताइए तो न्यूटन के किस गति नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी फोर्स का जो व्यंजक प्राप्त होता है वो न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये जो प्राप्त होता है ये सेकेंड लॉ से प्राप्त होता है। क्या? सेकेंड लॉ से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो होता है सेकेंड लॉ से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियोज और क्लासेस, जो भी आप लोग बोलिए, क्लासेस, वीडियोज, सेशन, वो सभी जो है पसंद आ रही होंगी। कह रहा है ये कह रहा है पृथ्वी की सतह, क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब जो है क्या होता है, यानी प्रेशर क्या होता है, घटता है, प्रेशर घटता है, प्रेशर बढ़ता है, अपवर्तित हो जाता है, उपरोक्त में से सभी होता है। बताइए तो क्या होता है, उपरोक्त में से सभी होता है। बताइए तो क्या होता है, पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाते हैं, पृथ्वी को छोड़ रहे हैं, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर घट जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, अपवर्तित होता है, उपरोक्त में से सभी राइट आंसर है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो प्रेशर जो है जब भी हम ऊपर जाएंगे, आसमान की ओर जाएंगे, तो प्रेशर जो है ना, दाब यानी घटता जाएगा, है ना, प्रेशर हम लोगों का घटता जाएगा, प्रेशर छोड़ देता है हम लोग। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर आंसर बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रेशर कुकर, क्या कर रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है भाई। प्रेशर कुकर में हम लोग खाना जब बनाते हैं, कुकर में जब हम लोग घर में चावल बनाना होता है तो कुकर में डाल दो, मटन बनाना है तो कुकर में डाल दो, चिकन बनाना है तो कुकर में डाल दो। वहाँ पे क्यों डालते हैं भाई, कढ़ाई में क्यों नहीं बनाते हैं, जल्दी पक जाता है इसलिए डालते हैं, लेकिन जल्दी क्यों पकता है ये कारण आपको बताना है ना। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से जल्दी पक जाता है खाना, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब में, प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके कारण जो है जल्दी खाना पक जाता है। सी में करा प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पक जाता है, और डी में करा उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, बताइएगा आप लोग। ये चीज़ आप लोग 9th 10th 11th 12th पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब अधिक हो जाता है, यानी प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है। क्या होता है, प्रेशर यानी दाब बहुत ज़्यादा होता है, और जब जो है दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीटी लगने लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी कारण से जो है बहुत जल्दी हम लोग का मटन, चिकन, जो भी आप लोग बनाते हैं, सब्जी तो नहीं बनाया जाता है कुकर में, अधिकतर चावल, ये सभी जो है बहुत जल्दी पक जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करा, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है। बताइए तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी में करा है 6.4 गुने 10 पे पावर 6 मीटर, और सी में करा है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी में करा है 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। बताइए तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होता है। बताइए तो पृथ्वी के तल से जो है पलायन वेग जो होता है ये होता है आपको 6 गुने कितना होता है, 6 गुने, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4 हो जाएगा ना, 6.4 गुने 10 पे पावर 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना होता है पलायन वेग पृथ्वी के तल से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब हम लोग करवा रहे हैं दोस्तों, और इतने क्वेश्चंस को करवाएंगे कि आपसे आपके एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कह रहा है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। जब हम लोग बरसात में जब पानी मतलब बरसता है तो आप लोग को पता होगा कि ऐसे बादल आ रहा है, ये पानी इस तरीके से गोल रहता है। गोल का कारण क्या है, प्लवन है, कैसिकतो है, उसके बाद पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन है, उसके बाद जो है
उत्क्षेप है। बताइए तो पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है, रीजन क्या है? तो रीजन जो है दोस्तों ये केशिकतो रीजन है इसका, ठीक है। पानी जब भी बरसता है तो वो गोल ही बरसता है, गोल हो जाता है पृथ्वी पे आते आते, ठीक है, या नीचे ज़मीन पे आते आते जो है गोल हो जाता है, यानी कि केशिकत्व के कारण जो है ये पानी गोल हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, झूला झूलती हुई एक लड़की, सॉरी झूला झूलती हुई किसी लड़की की क्या कर रहा है, किसी लड़की क्या कर रहा है, किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की क्या कर रहा है, दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल कितनी हो जाएगी? बताइएगा आवर्त क्या होगा, बढ़ जाएगा, सॉरी आवर्त बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित हो रहेगा, उपरोक्त में से सभी होगा। तो बताइए तो झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर के बैठ जाती है, ठीक है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा बताइएगा? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों अपवर्तित हो जाएगा, आवर्तकाल जो है ये क्या होगा, अपवर्तित हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट और 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है, गर्मियों में क्या कर रहा है, गर्मियों में लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई जो है बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, यानी टाइमिंग बढ़ जाता है, गर्मियों में जो है टाइम बड़ा होने लगता है, घट जाता है, उसके बाद अपवर्तित रहेगा, उपरोक्त में से सभी रहेगा। बताइए तो क्या रहेगा डियर लवली फ्रेंड्स? तो ये जो रहेगा क्या होता है कि गर्मियों में क्या होता है कि पेंडुलम की लंबाई जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी टाइमिंग जो है गर्मियों में तनी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल और 100% राइट आंसर हो जाएगा, जो भी लोग टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव जो है अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है, डी में करा उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताइए तो ध्वनि तरंगे जो है क्या है, अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, क्या है बताइएगा? तो ये जो है दोस्तों ये आपको अनुदैर्घ्य है, क्या है, ध्वनि तरंग जो है ये आपको अनुदैर्घ्य है, क्या है, अनुदैर्घ्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, अनुदैर्घ्य है, क्या है, अनुदैर्घ्य, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव जो है किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? बताइए तो ट्रांसवर्स वेव जो है किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? सिर्फ गैस में उत्पन्न की जा सकती है, सिर्फ सॉलिड में उत्पन्न की जा सकती है, उसके बाद क्या कर रहा है, सिर्फ लिक्विड में उत्पन्न की जा सकती है, और इन तीनों में उत्पन्न की जा सकती है अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव जो किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? बताइएगा ट्रांसवर्स वेव जो है किस मीडियम में जो है उत्पन्न की जा सकती है? तो ये जो उत्पन्न की जा सकती है दोस्तों किस मीडियम में उत्पन्न की जा सकती है बताइएगा? तो ये जो है केवल और केवल सॉलिड यानी सॉलिड मीडियम में ही ये ट्रांसवर्स वेव जो है ये उत्पन्न होता है, यानी कि ठोस में ही ये उत्पन्न होता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा। 100% राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन सॉरी बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल और बिल्कुल 100% राइट आंसर है। वेव्स ट्रांसवर्स वेव जो है ये केवल और केवल सॉलिड में ही ये आपको जो है उत्पन्न होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जो लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं 100% ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? ठोस में, द्रव्य में, गैस में, इन तीनों में। बताइए तो अनुदैर्घ्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है किस मीडियम में उत्पन्न की जा सकती है? तो ये जो उत्पन्न की जा सकती है दोस्तों ये तीनों में उत्पन्न की जा सकती है। ये आपको सॉलिड में भी उत्पन्न हो जाएगा, क्या ये आपको सॉलिड में भी उत्पन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपको सॉलिड में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उत्पन्न हो जाएगा, लिक्विड में भी हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उत्पन्न, उसके बाद गैस में भी ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उत्पन्न हो जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल राइट 100% राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर टिक किए हैं माय डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा अनुदैर्घ्य वही है दोस्तों, करा आवृत्ति का यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति का यूनिट होता है। बताइए तो आवृत्ति का यूनिट हर्ज होता है, किलो हर्ज होता है, उसके बाद हर्ज पर सेकंड होता है, किलो हर्ज पर सेकंड होता है। बताइए तो क्या होता है आवृत्ति का यूनिट? तो आवृत्ति का जो यूनिट होता है दोस्तों ये आपको हर्ज होता है, क्या होता है, हर्ज होता है, क्या होता है, हर्ज ही होता है, ठीक है, जिसका
सिंबल जो है एच लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन ध्वनि तरंग, ये क्या कर रहा है, ध्वनि तरंग का वेग जो है सबसे अधिक होता है, कहाँ पे होता है, इसको किस मीडियम में होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ए में कर रहा है ठोस मीडियम में, उसके बाद बी में कर रहा है गैस मीडियम में, उसके बाद कर रहा है द्रव्य मीडियम में, और उसके बाद कर रहा है निर्वात में यानी कि वैक्यूम ट्यूब में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। बताइएगा ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि किस चीज़ में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो ये जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में जो है सबसे ज़्यादा वेग जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है, ठोस में। किस चीज़ में, ठोस में यानी कि सॉलिड में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, और अगला क्वेश्चन कर रहा है परासरीय तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर 20 हर्ज से कम होती है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होती है। सी में करा 20,000 हर्ज से अधिक होती है, और डी में करा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर परासर्व्य तरंगे जो है वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर होती है कितना, 20 हर्ज होती है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होती है, 20,000 हर्ज से ऊपर होती है, और उपरोक्त में से सभी होता है, डी कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ज से अधिक होता है। क्या 20,000 हर्ज से अधिक होता है प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड। बी में कह रहा है 6,400 किलोमीटर पर सेकेंड। सी में कह रहा है 332 मीटर पर सेकेंड। डी में कह रहा है 764 मीटर पर सेकेंड। बताइए तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल यानी ध्वनि का चाल यानी कि साउंड का स्पीड जो है कितना होता है शुष्क वायु में। तो शुष्क वायु में जो होता है दोस्तों ये आपको होता है 32 मीटर पर सेकेंड। कितना किलोमीटर नहीं, 32 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो है आपको 332 मीटर जो है शुष्क वायु में साउंड चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, उसकी लड़कियों का आवाज़ जो है सुरीला होता है क्यों, यानी पतला होता है क्यों होता है, और मेल का आवाज़ जो है भारी होता है। तो ये तो मतलब बायोलॉजिकल रीजन देखें तो ये हार्मोन्स की वजह से होता है, और फिजिक्स में इसका रीजन देखें तो आप लोग बताइएगा फिजिक्स में इसका रीजन क्या है। स्त्रियों की ध्वनि जो है पतली होती है, क्यों पतली होती है भाई, स्त्रियों की ध्वनि का तारकत्व जो है अधिक होता है, इसलिए उसकी आवाज़ जो है पतली होती है। स्त्रियों की ध्वनि जो है ध्वनि का तारत्व तो कम होता है, इसलिए उसकी आवाज़ स्त्रियों की साउंड जो है पतला होता है। स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, इसलिए उसका मतलब साउंड जो है आवाज़ जो है वो पतला होता है। और डी में कह रहा है स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता जो है कम होती है, इसलिए स्त्रियों का साउंड जो है लड़कियों का साउंड जो है यानी उसका वॉइस लड़कों को पसंद आता है। सॉरी वो तो पसंद आना और नापसंद तो एक दूसरे का हार्मोनल रीजन है, तो उसके वजह से है ना। तो इसका राइट आंसर आप सभी दीजिएगा कि स्त्रियों यानी फीमेल की साउंड जो होता है, फीमेल का साउंड जो होता है वो पतला क्यों होता है। तो पतला जो होता है दोस्तों क्यों होता है, फिजिक्स के रीजन के अनुसार जो है इसकी साउंड जो है पतला क्यों होता है ये आप सभी को बताना है। तो इस स्त्रियों का जो यानी फीमेल का जो साउंड होता है तारत्व अधिक होता है, फीमेल साउंड का तारत्व जो है ये अधिक होता है, इसलिए जो है लड़कियों का आवाज़ सुरीला होता है और पतला होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और लड़कों को ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्पष्ट निधि शून्य स्पष्ट प्रतिध्वनि शून्य। क्या कर रहा है, स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी पूरा प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। बताइए तो आप लोग 25 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद कर रहा है 25 मीटर होनी चाहिए। बी में कर रहा है 17 मीटर होना चाहिए। सी में कर रहा है 12 मीटर होना चाहिए, और डी में कर रहा है 9 मीटर होना चाहिए। बताइए तो कितने मीटर होना चाहिए। तो स्पष्ट
तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है श्रोता यानी सुनने वाले और परावर्तक यानी बोलने वाले के बीच की दूरी जो है दोस्तों ये होनी चाहिए कितने पता है, ये होनी चाहिए आपको 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई बोल रहा है, कोई आदमी बोल रहा है और मतलब प्रतिध्वनि यानी स्पष्ट रूप से सुन सकता है, 17 मीटर तक जो है सुनाई दे सकता है। ठीक है, साउंड जो है स्पष्ट यानी एक दूसरे के बीच में वार्तालाप जो है 17 मीटर तक बहुत अच्छा से हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का ये सेशन का क्लास का वीडियोज का। चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा। कराए निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो है वेदन क्षमता अधिक होती है? बताइए तो आप लोग। एक्स किरणों की, परावैंगनिक किरणों की, गामा किरणों की और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है आपको? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गामा किरणें यानी गामा किरणें हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, गामा किरणें। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वेव की जो है वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ये गामा किरणें की वेदन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है। आप सभी का एग्जाम जो है 31 तारीख को, आप सभी का एग्जाम जो है वो 31 तारीख को होना तय है। कोई कैंसिलेशन का प्रोग्राम नहीं है ना, अभी तक पैदा तो नहीं हुआ है, फिलहाल पैदा नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है। ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड जो होगा दोस्तों वो वही एडमिट कार्ड होगा जो कि आपको 10 तारीख को एग्जाम में लेके जाना था, वही एडमिट कार्ड और वही सेंटर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डेट चेंज रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस जो है वीडियो जो है सेशन जो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो क्लासेस सेशन पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स।